जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान का भाग संख्या 2 नागरिकता के बारे में जानेंगे। यानी कि अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि विदेशी जो व्यक्ति है उसको यदि भारत की नागरिकता अर्जन करनी है, विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, भारत के जो व्यक्ति है उनकी नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है, इसके बारे में समझेंगे। फिर कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती है, जैसे कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या है, पीआईओ क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। क्या होता है नागरिकता? देखो दोस्तों, नागरिकता जो है ये बेसिकली कुछ कानूनी एक व्यक्ति को यदि कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए तो वही नागरिक कहलाता है। जैसे कि आप इस चीज को समझिएगा, भारत की ये भूमि है, भारत का ये ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, तो इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर यदि आप रहते हैं तो आपको कुछ आर्थिक अधिकार प्राप्त है, आपको कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, आपको कुछ सामाजिक अधिकार प्राप्त है। और ये जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है। देखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझो। जैसे कि आप यहाँ भारत के अंदर रहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। आप चाहो जहां पर भी संपत्ति खरीद सकते हैं, आप चाहे जहां पर भी भारत में किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के यदि कोई जमीन खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता है। वो भारत में यदि आकर के व्यापार करना चाहे तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो यानी कि जो व्यक्ति भारत का निवासी होगा उसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि आर्थिक अधिकार मिल जाता है संपत्ति खरीदने का। यदि बात की जाए तो राजनीतिक अधिकार। देखो दोस्तों, जो आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको लाभ के पद के लिए अवसर मिलता है। आप चाहो तो भारत की जो नौकरियां हैं, जितने भी सरकारी नौकरी के तंत्र है, इसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। आप चाहो तो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप चाहो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो भी लाभ के पद हो उनके ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है, अमेरिका का यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसको नौकरी में समानता नहीं मिलने वाली, वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहली बाउंडेशन यही लगा दी जाएगी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसे कि बात की जाए सामाजिक भेदभाव, मतलब कि यदि यहाँ पर बात की जाए तो उनके साथ में सामाजिक भेदभाव होगा। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यदि आप कहीं पर टूरिज्म करने जाते हो, टूरिस्ट बन के जाते हो एक जगह पर, और वहीं पर यदि कोई अमेरिकन व्यक्ति आता है तो क्या है, यदि आपकी फीस 100 रुपए लग रही है तो उसकी 1000 रुपए लगने वाली, वो उसके साथ में भेदभाव होता है। तो जो नागरिक होता है उसको कुछ छूट दी जाए किसी भौगोलिक एरिया के अंदर, वही नागरिक कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले व्यक्ति को कुछ कानूनी अधिकार दे दिए जाए, वही नागरिक कहलाता है। कानूनी अधिकार की क्यों बात कर रहे हैं? यदि आपको कहीं पर संपत्ति खरीदने से वंचित किया जाता है, यदि आपको प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होने से वंचित किया जाता है तो आप क्या करेंगे? आप न्यायपालिका के पास में जा सकते हैं और न्यायपालिका आपका सहयोग करेगी। न्यायपालिका गवर्नमेंट के खिलाफ में हो जाएगी। वो न्यायपालिका जो है ये अधिकार आपको दिलाने में मदद करने वाली। लेकिन वहीं पर यदि अमेरिका का व्यक्ति बोले कि भाई हमें यहाँ पे नौकरी में समानता का अधिकार प्रोवाइड नहीं किया गया, तो जो न्यायपालिका उस व्यक्ति का साथ नहीं देने वाली। आई होप कि आप नागरिकता का जो कंसेप्ट है इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो नागरिकता है ये भारतीय संविधान कैसे देता है, जो कि अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के 11 के अंदर निम्नलिखित किया गया है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद संख्या 5 के बारे में। देखो, अनुच्छेद संख्या 5 के 3 क्लोज है। पहला क्लोज क्या बोलता है? जो भारत में जन्म लिया हो, जो भी व्यक्ति, जो बच्चा भारत, ये बोला जाता है अनुच्छेद संख्या 5 के तहत कि संविधान जब लागू होता है तो उस वक्त जो भी बच्चा भारत में जन्म लिया हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। मान के चलो कि बच्चा भारत में जन्म न लिया हो लेकिन उसके माँ बाप यदि भारत के निवासी हो तो भी भारत में जन्म, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मान के चलो जैसे कि यदि कोई एक दंपत्ति है, एक जोड़ा है, वो जो कि बाहर घूमने चला जाता है, जापान घूमने चल गया संविधान लागू होने के वक्त, तो उनका बच्चा बाहर जन्म ले लिया उसने, तो मतलब उसको तो फिर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो उस वक्त बोला गया कि बच्चा यदि भारत में जन्म नहीं लेता हो लेकिन उसके यदि माँ बाप भारत में भारत के निवासी हो तो उसको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्लोज के बारे में देखते हैं। तीसरा क्लोज यहाँ पे ये है कि मान के चलो कि जिस बच्चे ने भी भारत में जन्म नहीं लिया हो और भारत के भी निवासी न हो, लेकिन संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व यदि वो भारत में आकर के रहने लग गया तो वो क्या कहलाएगा? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। मान के चलो जब संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पहले यदि कोई ब्रिटेन का व्यक्ति, यदि कोई अंग्रेज जो है वो भारत में आकर के रहने लग गया, तो अंग्रेज जो है उसका भारत में जन्म हुआ
भारत में भी उसका जन्म नहीं हुआ, उसके माँ बाप जो हैं वो भारत के निवासी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि वो 5 वर्ष पहले भारत में आकर के रहने लगा तो इसी आधार पर उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आई होप कि आप अनुच्छेद संख्या 5 के बारे में समझ गए कि इसके 3 क्लोज हैं। वो बोलता है कि यदि कोई भी बच्चा संविधान के लागू होने, जो संविधान लागू हुआ है उससे पहले यदि भारत में जन्म लिया हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। यदि उसके माँ बाप भारत के निवासी हैं तो उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। या फिर संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व यदि कोई भी व्यक्ति भारत में आकर रह रहा हो तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 5 एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 6 के बारे में। देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसका डिवीजन हो गया था। एक बन गया था पाकिस्तान और एक बन गया था भारत। तो उस वक्त क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर थे ना, उनको भारत में आना था, और जो हिंदू पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे तो उन लोगों को बेसिकली हमें नागरिकता देनी थी। और पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ था, मुस्लिम के आधार पर। तो कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो कि अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका जो भावनात्मक लगाव था वो भारत के साथ में था। तो वो जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे उनको भी भारत में आमंत्रित किया जाता है। तो जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे वो भारत में आ रहे थे, तो उनको नागरिकता देने के लिए भी प्रावधान बनाया गया था अनुच्छेद संख्या 6 के तहत। अनुच्छेद संख्या 6 ये बात बोलता है कि यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में आ जाते हैं तो आप भारत के नागरिक बन ही जाएंगे। लेकिन यदि आप 19 जुलाई 1948 या फिर इसके बाद में भारत में आते हैं तो आपको 6 महीने तक रहना होगा। तत्पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 6 समझ में आया होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और वो मुसलमान जो पाकिस्तान में न रह करके भारत में रहना चाहते थे उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद में जो भी व्यक्ति भारत में आता है उसको 6 महीने रहने के बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद संख्या 5 और 6 हमारा क्लियर हो जाता है। अब देखो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 7 के बारे में। देखो दोस्तों, जब हमने जैसे आपको बताया कि निर्माण किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। तो जब धर्म के आधार पर निर्माण हुआ था, जैसे पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदू आ रहे थे तो जो कुछ मुस्लिम जो लोग थे वो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में जा रहे थे। अब वो लोग भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में चले तो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो पसंद नहीं आती है, उनके हालचाल वहाँ पर सही नहीं रहते हैं। तो उनका जब वहाँ पे मन नहीं लगता है तो वो सोचते हैं क्यों ना वापस भारत लौट जाया जाए। जब वो पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के द्वारा उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया अनुच्छेद संख्या 7 के तहत। यानी कि पुनः नागरिकता देने की बात करता है किनको, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो फिर से वापस आते हैं। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि 1 मार्च 1947 के बाद में, देखो भारत का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 के बाद में विभाजन हुआ था। तो उस वक्त जैसे कि विभाजन एकदम से नहीं हुआ था, जब वो लोग 15 अगस्त 1947 को बाद में जब विभाजन होता है तो विभाजन की खबरें पहले ही फैलने लग जाती कि भाई भारत का विभाजन होने वाला है। तो उन लोगों ने उस परिस्थिति को देखते हुए उस वक्त मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का डिसीजन ले लिया था। जो लोग विभाजन की खबर सुन करके 1 मार्च 1947 के बाद में यदि भारत छोड़ करके पाकिस्तान में चले जाते हैं लेकिन वो पुनः वापस आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है, वो भारत में आए, 6 महीने रुके और ठीक इसी प्रकार से उन्हें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पुनः नागरिकता देने का प्रावधान क्या है कि आप यदि वापस आना चाहते हैं तो भारत में आ जाइएगा, फिर आपको क्या करना है, 6 महीने रुक करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अनुच्छेद संख्या 7 क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो आज़ादी है ना, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं। आज़ादी के लिए आंदोलन गांधी जी ने जैसे कि देश में रहकर किया है, तो कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो कि पूरी दुनिया में घूम घूम करके वहाँ से विद्रोह यानी कि ये जो आंदोलन थे इनको समर्थन कर रहे थे। जैसे बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो यहाँ से जापान जाते हैं, जापान से जर्मनी जाते हैं हिटलर के पास में, किस लिए कि भारत की मदद कीजिएगा, भारत
को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में मदद कीजिएगा। तो जैसे कि मान के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कि विदेशों से समर्थन ले रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। वो जो बहुत सारे लोग विदेशों में रह जा कर के भारत के आंदोलन के मदद कर रहे थे, उनके बच्चे यदि विदेश में पैदा हो गए तो उनके लिए ये अनुच्छेद संख्या 8 बनाया जाता है। कि क्या बोलता है अनुच्छेद संख्या 8, विदेश में जो विदेश में रह करके भारत के आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों को अनुच्छेद संख्या 8 जो है नागरिकता देने का प्रावधान करता है। जैसे कि विदेश में यदि वो लोग भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके बच्चे विदेश में हो गए तो उन बच्चों को नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद संख्या 8 बनाया जाता है। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 5 से 8 तक क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद संख्या 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है। 5 तो ये कहता है कि जो बच्चा भारत में जन्म लिया हो या फिर उसके माँ बाप भारत के नागरिक हो, या फिर संविधान के लागू होने से पूर्व यदि कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष पहले यदि भारत में आकर के रहता है तो अनुच्छेद संख्या 5 के तहत उसको नागरिकता दे दी जाती है। अनुच्छेद संख्या 6 के बारे में ये बात की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद संख्या 7 इस चीज़ की बात करता है कि जो भारत का निवासी हो लेकिन वो पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान से फिर से वापस भारत में आएगा तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। और अनुच्छेद संख्या 8 उन लोगों को दिया जाता है जो भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में रह करके प्रयत्न कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 9 के बारे में। भारत जो है ना यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है, भारत को प्रशासनिक आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो जाती स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से रेगुलेट करती है। एक हो जाती स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि राजस्थान की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। अब यहाँ पर यदि बात की जाए तो यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर ज़्यादा होती है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि सब कुछ केंद्र का बोलबाला ज़्यादा होगा। यदि बात की जाए तो केंद्र का ही एक झंडा होगा। जो भारत का एक अलग से तिरंगा होता है, मतलब राजस्थान का कोई अलग तिरंगा नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई अलग झंडा नहीं है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो जो भी देश यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिर्फ एक देश, एक झंडा होता है, एक नागरिकता होती है। तो भारत का अनुच्छेद संख्या 9 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 9 जो है वो कहता है कि भारत जब यूनियन ऑफ स्टेट है तो यहाँ पर सिंगल नागरिकता होगी। इस चीज़ को समझो। देखो जैसे कि भारत जो है वो तो यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन अमेरिका क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अमेरिका के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बहुत सारी पावर होती है। वो दोनों समझौते के बीच में एक देश बने हुए हैं। तो वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी एक अलग नागरिकता देती है लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट जो है अमेरिका में अलग नागरिकता देती है। तो जो अमेरिका का निवासी होगा ना उसके पास में 2 नागरिकता होगी, एक तो अमेरिका की नागरिकता होगी और एक वो प्रांत जो राज्य जिसका वो निवासी है उस राज्य की नागरिकता होगी उसके पास में। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है, फेडरेशन नहीं है। हमारे यहाँ भारत के अंदर यूनियन है और यूनियन के अंदर सिर्फ सेंटर का बोलबाला चलता है। यहाँ पर जैसे अमेरिका के अंदर अलग झंडा होता है राज्य का, अलग झंडा होता है किसका, केंद्र का। लेकिन हमारे यहाँ पर किसका होगा, केंद्र का अलग झंडा होगा, तिरंगा बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पर राज्य की कोई नागरिकता नहीं दी जाती। भारत का जो संविधान है वो ये बात बोलता है कि व्यक्ति के पास में सिर्फ एक नागरिकता होगी। भारत का संविधान ये बात भी बोलता है कि एक व्यक्ति के पास में एक ही देश की नागरिकता होनी चाहिए। यदि मैं हूँ तो मेरे पास में सिर्फ भारत की नागरिकता है। जिस दिन जाकर के मैंने कहीं विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान क्या बोलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 9 एक नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 9 जो है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 10 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 10 जो है ये बेसिकली टर्मिनेशन के लिए है कि व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। अनुच्छेद संख्या 10 जो है वो बोलता है कि व्यक्ति की नागरिकता जब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक वो अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य में क्या आ जाता है, जैसे कि संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान का विरोधी हो, जो कि देश का विरोधी हो। अब मान के चलो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना का युद्ध हो जाए, वो भारत का साथ न देकर के चाइना और पाकिस्तान का नारा लगाने लगे। जैसे कि यहाँ पर यदि चाइना का नारा लगाएगा, चाइना का समर्थित हो, तो वो तो भारत का विरोधी हुआ। और नागरिकता किसे दी जाएगी, जो कि भारत का व्यक्ति हो। कानूनी अधिकार किसे दिए जाएंगे, जो भारत का समर्थक हो। यदि कोई व्यक्ति विदेशी ताकत का समर्थक हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यहाँ पर यह बात बोली जाती है व्यक्ति की नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वो संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, जब तक देश विरोधी घटना में शामिल नहीं पाया जाता है, तब तक उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद संख्या 11 के बारे में।
देखो जो संविधान उस वक्त उन लोगों ने बना दिया था, उन लोगों ने क्या कहा, अनुच्छेद संख्या 5 जो है अनुच्छेद संख्या 6, 7, 8 किस हिसाब से बनाए थे उस वक्त के तात्कालिक रूप से, कि उस वक्त किसे नागरिकता दी जानी चाहिए जब संविधान लागू हुआ था, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जानी चाहिए, भारत से जो पाकिस्तान चले गए फिर वापस आए तो उनको कैसे नागरिकता दी जानी चाहिए, जो विदेश में निवासी है भारत के उनको कैसे नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन उन लोगों को ऐसा मालूम था कि भविष्य में जाकर के यदि नागरिकता से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार के कानून बनाने पड़े, नागरिकता से रिलेटेड यदि कोई भी संशोधन करेगा तो कौन करेगा, किस संस्था को ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। तो अनुच्छेद संख्या 11 में वो ये बात बोल के जाते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसको दी जाती है, संसद को दी जाती। तो यानी कि अनुच्छेद संख्या 11 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर होगी कि वो किसी भी प्रकार के नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। आई होप कि आपको अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक पूरा क्लियर हो गया। अनुच्छेद संख्या 5 क्या कहता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 5 ये बात बोलता है कि जब संविधान लागू होता है उससे पहले यदि किसी भी बच्चे का भारत में जन्म हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्लोज नंबर 2 ये बात बोलता है कि यदि उस बच्चे के माँ बाप भारत के निवासी हो तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। क्लोज नंबर 3 ये बात बोलता है कि यदि संविधान के लागू होने से पहले, यदि 5 वर्ष पहले यदि कोई भारत में आकर के रहने लग जाता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद संख्या 5 ये बात बोलता है। अनुच्छेद संख्या 6 ये बात बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत में आएगा उसके लिए कैसे नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद संख्या 7 ये बात बोलता है कि जो भारत से पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान से फिर वापस भारत में आता है तो उसको कैसे नागरिकता दी जाए। अब अनुच्छेद संख्या 8 ये बात बोलता है कि जो भारत के आंदोलन के लिए, भारत की आज़ादी के लिए जो विदेश में रह करके प्रयत्न कर रहे थे उनके बच्चों को नागरिकता कैसे दी जाए, वो अनुच्छेद संख्या 8 में चर्चा की जाती। अनुच्छेद संख्या 9 क्या बोलता है कि भारत जो है सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता देता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होगी। तो ये हो गया अनुच्छेद संख्या 9। अनुच्छेद संख्या 10 ये बात बोलता है कि कोई संविधान का विरोधी हो, यदि कोई विदेशी ताकत का समर्थित हो, युद्ध के दौरान यदि भारत का विरोध करता हो, भारत के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही करेगा तो ही उसकी नागरिकता छीनी जाएगी, अन्यथा जो नागरिकता है वो नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद संख्या 11 क्या बात बोलता है कि यदि संविधान के अंदर संशोधन करना पड़े, संविधान के अंदर यदि नागरिकता से संबंधित यदि कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसकी शक्ति किसे दी जाती है, संसद को उसकी शक्ति दे दी जाती। आई होप कि आपको पूर्णतः क्लियर होगा अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के 11 तक। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाता है, नागरिकता छीनी कैसे जा सकती, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं बेसिकली भारत के अंदर, और नागरिकता छीनी जाने के, नागरिकता छोड़ने के बेसिकली 3 तरीके। प्राप्त करने के 5 तरीके, छीनने के 3 तरीके। तो ये 5 तरीके कौन कौन से, इसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, जब संविधान बना था ना, तो उन लोगों ने पहला क्लॉज बनाया था भारत में नागरिकता प्राप्त करने का। पहली बात कि जन्म जिस भी व्यक्ति का भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारतीय भूभाग के अंदर जिसका भी जन्म हो गया वो भारत का नागरिक बन जाता था। लेकिन इसके अंदर एक समस्या आती थी। इसके अंदर समस्या ये आती थी कि यदि कोई पाकिस्तान का दंपति, यदि पाकिस्तान का यदि कोई जोड़ा यहाँ पर भारत में यदि कुछ घूमने आता है, कोई टूरिज्म के लिए आता है, किसी भी पर्पज से आए, और उनका यदि बच्चा यहाँ भारत के अंदर पैदा हो जाता है तो उसको नागरिकता देनी पड़ती थी। और दिक्कत क्या थी, दिक्कत तब होती थी यदि कोई आतंकवादी निकल जाए, यदि वो हो सकता है भाई पाकिस्तान वाले उसको आतंकवादी के रूप में उसका यूज करेंगे, भारत विरोधी घटनाओं के रूप में उसका यूज करेंगे, हम लोग उसको चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे, उसको भारत के अंदर मतलब घूमने फिरने से नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास में कानूनी अधिकार है, उसके साथ में न्यायालय खड़ा होगा, उसके पास में सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, हर प्रकार के अधिकार है। वो चाहे तो भारत के अंदर आकर के जमीन भी खरीद सकता है। 1 जुलाई 1987 तक ऐसा ही चलता है। फिर जाकर के भारत की संसद ने कानून बनाया कि भारत में जन्म यदि हो जाता है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके माँ बाप भी भारतीय होने चाहिए, तब जाकर के जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि हमें नागरिकता मिली है तो किस आधार पर, जन्म के आधार पर। तो हम भारत में हमारा जन्म कहाँ हुआ, भारत की भूमि पर, और हमारे माँ बाप कौन है, भारतीय हैं, तो इस आधार पर हमको नागरिकता मिल जाती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि वंश अधिकार। अब भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, भारत की भूमि पर जन्म लेने पर। लेकिन मान के चलो दोस्तों, यदि कोई भारत का डिप्लोमेटिक यदि विदेश में नौकरी करना जाता है, जो हमारे जैसे कि IAS ऑफिसर हो, जो विदेश में राजदूत बन करके काम कर रहे हो, और वहाँ पर यदि उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, यदि वहाँ पर यदि वो बच्चा जन्म लेगा तो उसको तो फिर मतलब नागरिकता नहीं मिलेगी क्लोज नंबर 1 के तहत। तो क्या कहा जाता है
कि यहाँ पर वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी, जिसका खून का रिश्ता हो। ऐसा कोई भी बच्चा जिसका जन्म भारत के भूभाग से बाहर हो जाए, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, कहीं पे भी यदि उसका जन्म होता है, लेकिन यदि उसके माँ बाप भारत के हों, यदि उनके माँ बाप जो हैं वो कहाँ के निवासी हों, भारत के, तो वंश के आधार पर, खून के रिश्ते के आधार पर, लॉ ऑफ ब्लड के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। दो चीज़ आपको समझ में आ गई, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। तीसरी बात आती है दोस्तों रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ये तो बच्चों को नागरिकता कैसे मिलेगी इसके बारे में। अब यहाँ पर यह है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति है, वो यदि भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अमेरिका का यदि कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे 7 वर्ष भारत में रहना होगा। यदि वो भारत में 7 वर्ष रह लेता है तो फिर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकता है, नागरिकता रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। ये निश्चित नहीं है कि उसको नागरिकता मिल ही जाएगी, 7 वर्ष रहने के बाद में वो अप्लाई कर सकता है। जैसे कि हमें यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, यदि यूपीएससी की तैयारी करनी, तो उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के आधार पर 7 वर्ष आपको भारत में रहना होगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, तत्पश्चात आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। दूसरी बात यह है, यदि कोई भी विदेश का व्यक्ति यदि भारत में शादी कर लेता है, यदि कोई महिला यदि भारत के नागरिक से यदि शादी कर लेती, तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैसे नागरिकता प्राप्त होती, इतना समझ में आया। यहाँ पर बात की जाए तो देशीकरण, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी देखना होता है। यदि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है ना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करेगा? नागरिक जैसे होंगे वैसा ही राष्ट्र बन जाएगा, जैसे हमारे भारतीय लोग होंगे वैसा ही हमारा भारत बनता चला जाएगा। तो हम लोग यदि पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे लोग यदि भारत के अंदर आ जाएं, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने देशीकरण जो है, नेचुरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, वो संविधान के अंदर इंक्लूड किया था। इसमें बोला जाता है कि कोई भी वो व्यक्ति जिसका अच्छा चरित्र हो, भारत के संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, तो उन 22 भाषाओं में यदि एक भाषा को जानता हो या फिर उसके पास में कुछ विशेष योग्यता हो, तो उसको हम देशीकरण के आधार पर यहाँ पर भारत की नागरिकता दे देंगे। जैसे कि मान के चलो, यदि कोई साइंटिस्ट है, यदि साइंटिस्ट भारत के अंदर मतलब ये अच्छा चरित्र है, भाषा जानता, भाषा बेशक नहीं जानता हो, इस वक्त ये भी बोला जाता है कि मतलब इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन के बाद में शर्तें हैं, कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया जाता है यदि व्यक्ति के पास में कुछ खास योग्यता हो तो भी उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कोई साइंटिस्ट हो दुनिया मतलब विदेश में, और वो भारत में आकर के रहना चाहे, तो उससे हमारा फायदा होगा। वो साइंटिस्ट है, उसके पास में विशेष योग्यता है, यदि वो डॉक्टर है तो भारत के अंदर आकर के काम करेगा, डॉक्टर भारत के लोगों का इलाज करेगा। जो साइंटिस्ट है वो भारत में आकर के इन्वेंशन करेगा, भारत के जो मतलब इन्वेंशन करेगा, तो क्या होगा, भारत की वृद्धि होगी। और भारत की वृद्धि करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाए तो ये अच्छी बात है। ये मतलब हम लोग अपने देश के विकास के लिए किसी को नागरिकता देते हैं, तो वो कौन सी नागरिकता कहलाती? देशीकरण द्वारा नागरिकता दी जाती। तत्पश्चात देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है नागरिकता प्राप्त करने का। वो है भारत सरकार, भारत की जो संसद है वो किसे नागरिकता देगी? यदि कोई क्षेत्र अर्जित कर लिया जाए तो उसे नागरिकता दी जाएगी। देखो, यदि भविष्य के अंदर यहाँ से तिब्बत जो है उस पर यदि भारत सरकार युद्ध करके किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से जिसको अपने क्षेत्र के अंदर मिला लेती है, अर्जित क्षेत्र हो गया हमारा, तो तिब्बत में जो निवासी होंगे उनको हमें नागरिकता देनी होगी, यहाँ क्लोज नंबर 5 के तहत। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए तो 1975 से पहले सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम हमारा क्या है? अर्जित क्षेत्र है। यहाँ की जो कांग्रेस सरकार थी, जो सिक्किम की जो कांग्रेस थी, वो हमारे साथ में मिलती है, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता दी जाती इसी आधार पर, विदेशी अर्जित क्षेत्र के आधार पर। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती। 5 आधार है। यदि बच्चे भारत में जन्म लेते हैं लेकिन उनके माँ बाप भारतीय होने चाहिए, तो उनको बाय बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर, खून का रिश्ता हो, जो भारत से बाहर जन्म लेता हो लेकिन यदि उसका खून का रिश्ता है भारत से, उसके माँ बाप भारतीय हो, तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हो, यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में 7 साल का समय गुजारना होगा। या फिर कोई भारत के अंदर शादी कर लेता है तो उसको किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर
नागरिकता प्रदान की जाती। अब यदि बात की जाए चौथा पॉइंट, तो वो क्या है, देशीकरण। यदि विदेशी योग्यता को भारत की तरफ लोभान्वित करना है तो उसके लिए देशीकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो कंडीशंस है वो है अच्छा चरित्र होना चाहिए, एक भाषा को जानता हो, या फिर उसके अंदर कुछ मतलब विशेष क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है विदेशी अर्जित क्षेत्र, जैसे कि हम लोगों ने सिक्किम को मिलाया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अब जो नागरिकता है कैसे छीनी जा सकती। तो इसके 5 तरीके, जो हम, जैसे कि कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक, तो वो किन किन चांसेस के अंदर अपनी नागरिकता खो सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति जब अडल्ट हो जाए, जब वो अपने बारे में खुद डिसीजन ले सके, यदि वो व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़े, तो पहला कारण तो ये हो सकता है, तो उसको बोला जाता है परित्याग करना। सोच समझ करके अडल्ट व्यक्ति यदि अपनी नागरिकता छोड़ता है तो वो पहला तरीका हो जाता है परित्याग करने वाला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है उसे मानता है। अनुच्छेद संख्या 9 क्या बोलता है, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन यदि भारत का कोई व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर एक बॉलीवुड का कलाकार है अक्षय कुमार, उन्होंने जाकर के कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो जब कनाडा की नागरिकता जाकर के प्राप्त की तो भारत सरकार ने, भारत की जो संसद, उन्होंने ऑटोमेटिक उनकी जो भारतीय नागरिकता थी वो जाकर के छीन ली। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मतलब विदेश में जाकर के नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको पर्यावसान कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पर यदि बात किया जाए तो तीसरा पॉइंट है डेप्रिविएशन। संसद जो है वो आपकी जो नागरिकता वो कब छीनेगी। तो इसमें हमने आपको बता दिया था अनुच्छेद संख्या 10 को पढ़ाते वक्त कि भाई जब कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता हो, जब देश के प्रति आस्था नहीं रखता हो, देश विरोधी हो, विरोधी गुट जो है जैसे कि चाइना पाकिस्तान का समर्थित हो, तो उन लोगों का यदि समर्थन करे तो उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक के बारे में क्या है, अनुच्छेद संख्या 5 से 11 समझ रहा है। उसके बाद में बताया कि नागरिकता अर्जन के क्या तरीके हो सकते हैं, नागरिकता कैसे कैसे त्याग की जा सकती है, नागरिकता खोने के क्या चांसेस हो सकते हैं, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि एनआरआई क्या होता है, पीओआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। पहला कंसेप्ट है एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ऐसे भारतीय जो भारत की भूमि को छोड़कर के विदेश में जाकर रहते हो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा, यदि कोई भारत का व्यक्ति दुबई में जाकर के रहे तो वो एनआरआई कहलाएगा। लेकिन मान के चलो कि यदि कोई व्यक्ति दुबई में 2 महीने के लिए रहता हो तो क्या वो एनआरआई कहलाएगा। तो इसका जवाब है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनआरआई बनने के लिए एक कंडीशन जोड़ दी जाती है, वो है 182 दिन यानी कि 6 महीने की कंडीशन। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक जो कि विदेशी भूमि पर 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा दिन विदेश की भूमि पर रुकता है तो उसे एनआरआई कहा जाता है, उसे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन कहा जाता है। जैसे कि जो पंजाब के जो लोग हैं वो कनाडा में जाकर के ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर साल 2-2 3-3 साल तक वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रेजिडेंस करते हैं, तो उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है पंजाब के अंदर। जहाँ पर हमारे जो लोग हैं मिडल ईस्ट के अंदर जाकर के काम करते हैं, सऊदी अरब है, इराक है, इन देशों में जाकर के काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा, एनआरआई कहा जाएगा। अमेरिका के अंदर हमारा जो भारतीय डायस्पोरा वो पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है। जो लोग भारत के नागरिक जो कि 6 महीने से ज़्यादा के लिए विदेश में रहते हो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। अब देखो एनआरआई जो लोग हैं ना, उनकी शिकायत हुआ करती थी कि जो भारत के अंदर वोटिंग होती है हमें उसमें सदस्यता नहीं मिल पाती, तो इसी के लिए यानी कि उनको चुनाव अधिकार देने के लिए भारत सरकार के द्वारा, एक अलग से इन्फॉर्मेशन है, उनको चुनाव अधिकार देने के लिए एक फॉर्म 6A की व्यवस्था की गई है। वो लोग फॉर्म 6A को भरेंगे तो वो जो मतदाता सूची है उसके अंदर अपना नाम फिल करवा सकते हैं। एनआरआई का मतलब समझ में आ गया। एनआरआई वो लोग होते हैं जो भारत के हैं लेकिन भारत की भूमि से बाहर रहते हैं, चाहे कमाने गए हो या पढ़ने के लिए गए हो, 6 महीने से ज़्यादा यदि कोई भारत की भूमि से बाहर रहता हो उसे क्या कहा जाएगा, एनआरआई कहा जाएगा। अब दूसरे कंसेप्ट आते हैं, वो है पीआईओ और ओसीआई। ये दोनों कंसेप्ट जो है इनको हम लोग पैरेलल रूप से समझते हैं। देखो दोस्तों, पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का हो। दूसरा क्या है, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पार वो व्यक्ति जो भारत के हो। यानी कि दोनों पैरेलल, एक चीज लग भी रही होगी। ये कौन व्यक्ति है,
ये वो व्यक्ति हैं जो भारत से 3-4 पीढ़ी पहले भारत छोड़ करके चले गए थे, जिनके पास में पहले भारत की नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन जब देश को छोड़ करके विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता इनसे समाप्त हो जाती है। अब जाकर के जैसे कि अमेरिका में बस गए, यूरोपियन देश जो है उनके अंदर जाकर के बस गए, ये लोग रिच थे तो यहाँ से छोड़ करके वहाँ चले गए। तो हमारी जो सरकार है ना, इन लोगों को ये बोलती है कि आपकी मातृभूमि ये हुआ करती थी, तो हम लोग आपको इनको मतलब बुलाने के लिए कुछ छूट देती है। इन जो PIO है और OCI है, इनको एक कार्ड देती है। इनको भारत सरकार बोलती है कि आप लोग भारत में आइएगा, आप लोग भारत को देखिएगा, घूमिएगा, आपके साथ में आपको भी कुछ कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक भेदभाव जो हम लोग अंग्रेजों के साथ में करते हैं, जो विदेश जो भारत का मूल निवासी नहीं होगा, PIO नहीं होगा, OCI होगा, OCI नहीं होगा, अमेरिका का यदि कोई व्यक्ति आएगा तो उसके साथ में हमने बताया कि कुछ कानूनी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो इन लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो जब ये भारत के अंदर आएंगे ना, तो भारत सरकार इनको बुलाने के लिए ये व्यवस्था देती है, OCI कार्ड होल्डर और PIO कार्ड होल्डर। ये भारत सरकार इनको बुलाना क्यों चाहती है? देखो, जब ये लोग भारत में आएंगे ना, तो इनकी भावनात्मक जो लगाव है वो जगेगा कि भाई यही हम लोग, इनका जो लगाव होगा कि भाई मिट्टी मतलब भारत को जब घूमेंगे, टूरिज्म यहाँ पर करेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग भारत के अंदर यहाँ पर रहना चाहें, भारत की नागरिकता हासिल करना चाहें। और जब वो लोग भारत की नागरिकता हासिल करना चाहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग अमीर है। जब वो विदेशों में जब बस चुके हैं वहाँ पर, तो उनके पास में कुछ मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, तो वो लोग जब भारत में आएंगे तो हमारा जो देश है वो वृद्धि कर पाएगा, जो विदेशी पूंजी है वो भारत के पास में आ जाएगी। जिससे क्या है, हम यही तो बात है कि देश कब आगे बढ़ेगा, जब देश के नागरिक आगे बढ़ेंगे। और यदि वो लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं, रिच होते हुए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होते हुए, तो भारत आगे बढ़ पाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। अब देखो, जब वो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि PIO व्यवस्था जो थी ना, ये कार्ड दिया जाता था PIO को, तो उस कार्ड के तहत जब वो लोग भारत आते थे तो उनको वीज़ा वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब वो लोग भारत आते थे तो वो कहीं पे भी घूम सकते थे खुले, जैसे हम लोग भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, वो लोग भी ऐसे ही घूम सकते थे। लेकिन उनको 6 महीने के बाद में जो FRRO है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको जाकर के इंतकाह करना पड़ता था कि अब हम लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 6 महीने के बाद में जाकर के FRRO को सूचना दी जाती थी। ये होता था FRRO। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि FRRO का जो चक्कर था ना, इसको समाप्त करने के लिए 2015 में PIO व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। PIO व्यवस्था को समाप्त कर दिया तो FRRO के पास में जाना ही नहीं पड़ेगा। 2015 में PIO को समाप्त कर दिया। और OCI जो है ना, इसके अंदर ये था कि 15 साल तक आप चाहो जहां पर भी घूम सकते हो, आपको FRRO के पास में नहीं जाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने बोला कि जो ये जो मतलब FRRO का चक्कर है ना, इसका रोल समाप्त किया जाना चाहिए। FRRO का रोल समाप्त करने के चक्कर में जब FRRO ही नहीं रहेगा तो PIO और OCI दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोनों को सेम करने की बजाय ये कि इसको समाप्त ही कर दिया जाए, इसलिए PIO को समाप्त कर दिया जाता है 2015 के अंदर, और OCI बचता है। OCI को कब लागू किया स्टार्ट कर दिया जाता था? 2005 में। 2005 से 2015 तक PIO और OCI दोनों पैरेलल चल रहे थे। इन दोनों में यही अंतर था कि जो PIO कार्ड होल्डर था उसको 6 महीने बाद में जाकर के भारत में FRRO के अंदर इंतकाह करना पड़ता था कि भाई हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। OCI कार्ड होल्डर जो व्यक्ति हुआ करता था, उसको किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट को इंतकाह करने की आवश्यकता है नहीं। 15 साल तक वो कैसे भी भारत के अंदर घूम सकता है, फिर सकता है। आई होप अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करने की बात यह है कि भारतीय मूल के तो बांग्लादेशी भी हैं सर, भारतीय मूल के तो यहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं। तो यहाँ पर ये अपवाद है, जो देश भारत से विभाजन हुआ है उसको PIO कार्ड होल्डर व्यवस्था और OCI कार्ड होल्डर व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, PIO तो वर्तमान समय में तो है नहीं 2024 के अंदर। तो जो OCI व्यवस्था है, वो देश जो भारत के भूभाग से टूटे हों उन्हें ये व्यवस्था नहीं दी जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये भारत से जो देश टूटे थे उनको ये व्यवस्था नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, जो OCI और PIO है ना, इनको कहाँ मतलब मदद मिलेगी? जैसे कि ये लोग यदि भारत में पढ़ने आते हैं तो शैक्षणिक सुविधा में फ़ायदा हो जाएगा इनको, जैसे कि आर्थिक मदद में फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि जो ब्रिटेन के यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर टूरिज्म के लिए आता है तो उसके साथ में ज़्यादा लूटा जाता है, उसका ज़्यादा शोषण किया जाता है, तो वो शोषण नहीं होगा इन लोगों का। लेकिन ये लोग भी भारत के अंदर संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये लोग भी चाहे तो भारत के अंदर जो लाभ के पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते, ये लोग चाहे तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते। इनकी ये कमियां हैं कि इनको मतलब लाभ के पद के लिए हम राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, कुछ आर्थिक अधिकार प्राप्त है। प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं खरीद सकते। इन लोगों को मिनिमम जो है, मिनिमम जो राइट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। हम लोगों ने आज की क्लास में समझा है नागरिकता क्या होती है, वो नागरिकता प्रोवाइड करने के लिए संविधान में अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक क्या प्रावधान है उनको देखा। फिर देखा कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, भारत के अंदर यदि नागरिकता प्राप्त करनी तो उसके क्या तरीके होते हैं, यदि नागरिकता छीनती है संसद तो उसके क्या तरीके हैं, व्यक्ति कैसे नागरिकता छोड़ सकता है। फिर हम लोगों ने 3 चीज़ देखी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। अब देखो संसद के द्वारा जो सीएए एनआरसी लेके आया गया था उस वक्त उस पर बवाल भी मचा था, तो हम लोग सीएए और एनआरसी को लेकर के एक सेशन और ले लेंगे। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर हुआ था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।